आवर इन्वायरमेंट, एक चैप्टर 15। तो सबसे पहले मैंने आपको समझाया था कि आखिर इन्वायरमेंट क्या होता है। इन्वायरमेंट का मतलब हमारे चारों तरफ जो कुछ भी मौजूद है वो हमारा इन्वायरमेंट कहलाता है। एक लिविंग, जैसे मान लीजिए आप अपने आप को समझिए कि आप खड़े हैं किसी जगह पर और आपके चारों तरफ जो कुछ भी मौजूद है एवरीवेयर सराउंडिंग में, वो सब आपका इन्वायरमेंट ही कहलाएगा। उस इन्वायरमेंट में मौजूद हैं दो तरह की, यहाँ पे कुछ आइटम आपको दिखेंगे। कुछ आपके आसपास जो मौजूद है उसमें है लिविंग्स और कुछ मौजूद हैं आपके नॉन लिविंग्स। लिविंग्स एंड नॉन लिविंग्स यही आपका इन्वायरमेंट बनाते हैं। आपके चारों तरफ कुछ पेड़ पौधे हैं, वो आपका लिविंग एनवायरनमेंट बना रहे हैं। कुछ एनिमल्स हैं, कुछ पेड़ पौधे हैं, कुछ इंसेक्ट हैं। और नॉन लिविंग में आपके चारों तरफ एयर है, सॉइल है, सनलाइट है, ये सब कुछ आपका नॉन लिविंग्स बनाता है। आखिर क्या जरूरत है हमको हमारा एनवायरनमेंट समझने के लिए? एक्चुअली हम लगातार इस एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते रहते हैं, इसी के ऊपर डिपेंड है हमारी लाइफ। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे कुछ नए शब्द आ रहे हैं। एक शब्द मैंने आपको उस दिन समझाया था जिसका नाम था इकोसिस्टम। अब यहाँ से थोड़ा सही ढंग से समझना शुरू करो। इकोसिस्टम पहला शब्द मैं समझा रहा हूँ। इकोसिस्टम का मतलब होता है एक ऐसा स्पेसिफिक एरिया। सपोज ये आपका एरिया कुछ भी है, मान लीजिए हम बात करते हैं कि ये हमारा JNV कैंपस है। ठीक है, ये एरिया कितना भी बड़ा हो सकता है, कितना भी छोटा हो सकता है। एक स्पेसिफिक एरिया में बहुत सारे लिविंग्स मौजूद हैं और बहुत सारे नॉन लिविंग्स भी मौजूद हैं। और ये लिविंग्स लगातार नॉन लिविंग्स को इंटरेक्ट कर रहे हैं और ये नॉन लिविंग्स लगातार लिविंग्स को भी इंटरेक्ट कर रहा है। तो इन इंटरेक्शन को समझना है हमको, क्या लेन देन चलता है इनके बीच में। एक लिविंग्स इस नॉन लिविंग एनवायरनमेंट से क्या लेता है? यहाँ से पानी लेता है, यहाँ से ऑक्सीजन लेता है, यहाँ से मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं अगर प्लांट हैं तो सॉइल में से। ठीक है, और नॉन लिविंग्स को क्या होता है, जब ये लिविंग्स मरते हैं या एक्सक्रिएट करते हैं तो इनका प्रोडक्ट यहाँ पर मिक्स होता है इस नॉन लिविंग्स एनवायरनमेंट में। तो बहुत सारा इंटरेक्शन यहाँ चलता है। इस इंटरेक्शन को समझना, इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग्स एंड नॉन लिविंग्स, इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग्स एंड नॉन लिविंग्स, इसको समझना ये कहलाता है इकोलॉजी। ये कहलाता है इकोलॉजी। तो लिविंग्स और नॉन लिविंग्स के बीच में जो इंटरेक्शन चलते हैं उन इंटरेक्शन को समझना कहलाता है इकोलॉजी। और जिस पर्टिकुलर एरिया के अंदर आप इस इकोलॉजी को समझ रहे हैं, इन इंटरेक्शन को अगर आप समझ रहे हैं, तो इस एरिया को हम बोलते हैं इकोसिस्टम। इस एरिया को क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की साइज बहुत छोटी भी हो सकती है और बहुत बड़ी भी हो सकती है। एक ऐसा एरिया जिसमें लिविंग्स और नॉन लिविंग्स के बीच में इंटरेक्शन चल रहे होते हैं, उस एरिया को बोलते हैं इकोसिस्टम। एक छोटा सा तालाब इकोसिस्टम हो सकता है, एक पूरा का पूरा समुद्र एक इकोसिस्टम हो सकता है। एक छोटा सा नवोदय कैंपस आपका इकोसिस्टम हो सकता है, पूरा डिस्ट्रिक्ट शिवपुरी आपका इकोसिस्टम हो सकता है, ऑल ओवर इंडिया आपका इकोसिस्टम हो सकता है, ऑल ओवर वर्ल्ड भी आपका एक इकोसिस्टम हो सकता है। इसका साइज कोई फिक्स नहीं है, लेकिन हम एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कुछ स्पेसिफिक इकोसिस्टम। सपोज हम बात करते हैं नेशनल पार्क, हमारा माधव नेशनल पार्क।
ठीक है, ये एक जंगल है, माधव नेशनल पार्क हमारा शिवपुरी में मौजूद है। इस माधव नेशनल पार्क में क्या लिविंग्स और नॉन लिविंग्स इंटरेक्ट कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। इस माधव नेशनल पार्क में लिविंग्स के रूप में मौजूद हैं बहुत सारे एनिमल और बहुत सारे प्लांट और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये लगातार नॉन लिविंग से कुछ न कुछ ले रहे हैं और लगातार नॉन लिविंग्स को कुछ न कुछ दे रहे हैं। नॉन लिविंग्स में क्या है? यहाँ पे सॉइल मौजूद है, यहाँ पे वाटर मौजूद है, यहाँ पे एयर मौजूद है, यहाँ पे टेम्परेचर मौजूद है और भी बहुत सारा ऐसा कंटेंट है जो इस माधव नेशनल पार्क के अंदर मौजूद है। यहाँ की सॉइल से प्लांट लगातार न्यूट्रिशन ले रहे हैं, वाटर ले रहे हैं, खाना बना रहे हैं, फूड बना रहे, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं और वो फूड लगातार दूसरे लिविंग्स उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो लिविंग्स और लिविंग्स भी आपस में इंटरेक्ट करते हैं। प्लांट खाना बना रहे हैं और दूसरे एनिमल उस फूड को कंज्यूम कर रहे हैं। तो एक इकोसिस्टम को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर इकोसिस्टम में क्या होता है, आखिर इकोसिस्टम के कंपोनेंट कौन कौन से हैं। हम बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, एक को बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट और एक को बोलते हैं एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक और एबायोटिक, तो ये यहाँ पे दो तरह के कंपोनेंट हो गए। ठीक है, बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट। अब मान लीजिए हम माधव नेशनल पार्क की ही बात कर रहे हैं, तो उस पार्क में बायोटिक जितने भी टाइप के हैं उनको हम तीन कैटेगरी में बांट सकते हैं। बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम को हम तीन कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक, जो इकोसिस्टम के अंदर फूड बना रहे हैं उनको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर। उनको क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर। एक्चुअली दे आर प्रोड्यूसिंग सम फूड मटेरियल और इसमें आते हैं आपके फोटोसिंथेसिस करने वाले सभी ग्रीन प्लांट्स। समझ में आ रहा है प्रोड्यूसर? तो मैं बात कर रहा था इकोसिस्टम में, इकोसिस्टम के कंपोनेंट की हम बात कर रहे हैं और मैंने आपको दो कंपोनेंट बताए, बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक कंपोनेंट को तीन में बांटा है। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं जो इकोसिस्टम में फूड बनाते हैं वो कहलाते हैं प्रोड्यूसर। ठीक है, इसमें आएंगे ग्रीन प्लांट्स। दूसरे यहाँ पे होते हैं इस माधव नेशनल पार्क के अंदर जो दूसरे लिविंग कंपोनेंट हैं वो हैं आपके फूड को कंज्यूम करने वाले कंज्यूमर। इनको बोलते हैं हम कंज्यूमर और इसमें आते हैं सभी एनिमल्स। ये खाना खुद नहीं बनाते बल्कि प्रोड्यूसर ने जो खाना बनाया उसको कंज्यूम करते हैं। और तीसरे बायोटिक कंपोनेंट यहाँ पे होते हैं डीकंपोजर। ये अगर प्रोड्यूसर या कंज्यूमर मर जाते हैं या इनकी बॉडी का कोई पार्ट अगर एनवायरनमेंट में आता है, इनका फिकल मटेरियल है, इनका डेड रिमेनिंग पार्ट है, अगर वो एनवायरनमेंट में आएगा तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, खास तौर पे ये क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनकी बॉडी को वापस उसी एनवायरनमेंट में मिक्स कर देते हैं, इनको डिकम्पोज कर देते हैं। और इनका होना बहुत जरूरी है इस इकोसिस्टम में, तभी यहां पे कुछ फंक्शन चलता हुआ आपको दिखाई देगा। हम ये कंपोनेंट किसके पढ़ रहे हैं? इकोसिस्टम। एक स्पेसिफिक एरिया में देख रहे हैं कि क्या क्या चीज मिल रही है वहां पर। इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाले डिकम्पोजर ग्रुप में आते हैं आपके बैक्टीरिया और फंगस। ये मेन डिकम्पोजर होते हैं जो डिकम्पोजर बनाते हैं। अबायोटिक कंपोनेंट को आप दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। कुछ फिजिकल फैक्टर हैं हमारे इन्वायरमेंट में
और कुछ केमिकल फैक्टर हैं हमारे एनवायरनमेंट में, ये भी उस इकोसिस्टम का हिस्सा है। बिना इनके यहाँ पर कोई भी वर्किंग, कोई भी प्रोसेस, कोई भी लाइफ नहीं चल सकती। इनका होना भी बहुत जरूरी है और ये लगातार इस्तेमाल होते हैं बायोटिक के द्वारा, और बायोटिक लगातार इनको भी इंटरेक्ट करता है। फिजिकल फैक्टर में उस नेशनल पार्क के अंदर मौजूद है सनलाइट, यहां मौजूद है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, यहां मौजूद है ह्यूमिडिटी, यहां मौजूद है विंड स्पीड वगैरह आप बात कर सकते हैं। हालांकि विंड आएगा केमिस्ट्री में, केमिकल है। एयर इज द कॉम्प्लेक्स ऑफ डिफरेंट गैसेज, तो हम बात करेंगे एयर, हम बात करेंगे वाटर, हम बात करेंगे मिनरल्स। सॉइल में बहुत सारे मिनरल्स हैं, वो सब केमिस्ट्री है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो लाइफ को प्रभावित करते हैं। आप देखिए जहां बहुत ज्यादा सनलाइट पड़ती है वहां के प्लांट अलग टाइप के हैं, और जहां सनलाइट बहुत कम पड़ती है, हमेशा बर्फ जमी रहती है, वहां के बायोटिक कंपोनेंट अलग टाइप के हैं। किसी भी क्षेत्र में बायोटिक कंपोनेंट कैसे होंगे ये डिसाइड करता है एबायोटिक कंपोनेंट। वहां जैसी क्लाइमेटिक कंडीशन होंगी, जैसा क्लाइमेट होगा, उसी के अकॉर्डिंग बायोटिक कंपोनेंट वहां पर पाए जाएंगे और उस पूरे क्षेत्र का एक इकोसिस्टम बनाएंगे। इकोसिस्टम में बहुत सारी प्रोसेस लगातार चलती रहती हैं। क्या क्या प्रोसेस चलती हैं इकोसिस्टम में, ये भी जानना बहुत जरूरी है। इकोसिस्टम में सबसे पहले हम बात करेंगे, वहां कुछ ना कुछ प्रोडक्शन का काम होता है, वहां फूड बनाने का काम होता है, जिसे हम बोलते हैं बायोमास प्रोडक्शन। बायोमास प्रोडक्शन, ये काम लगातार होते रहना चाहिए, क्योंकि अगर कोई इकोसिस्टम में खाना नहीं बनाएगा तो वहां पर कोई भी सरवाइव नहीं कर पाएगा। वो एरिया लिविंग्स वहां जीवित नहीं रह पाएंगे उस एरिया में। तो प्रोडक्शन ऑफ बायोमास ये होते रहना जरूरी है। दूसरा, वहां पे एनर्जी का फ्लो होते रहना जरूरी है, एनर्जी फ्लो होना चाहिए। एक इकोसिस्टम में, अगर एक इकोसिस्टम की हम बात कर रहे हैं, एक जंगल की बात कर रहे हैं जहां पेड़ पौधे, जीव जंतु और हवा पानी सब कुछ है, यहां पर एनर्जी, चूंकि ये काम लगातार करते रहते हैं कुछ ना कुछ, तो इनको एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी आती है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है सन। सन की एनर्जी आती है, यहां पे जो प्रोड्यूसर होते हैं वो प्रोड्यूसर इस एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, और उस केमिकल एनर्जी से बाकी लिविंग्स अपना काम चलाते हैं, वो फूड बनाते हैं, फूड के अंदर वो एनर्जी होती है। तो एक इकोसिस्टम में हमेशा, चाहे वो इकोसिस्टम कोई सा भी हो, उसके लिए सोर्स ऑफ एनर्जी सनलाइट ही होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। हर इकोसिस्टम को ये एनर्जी ही चला रही है। इस एनर्जी को कुछ प्लांट फूड बना लेते हैं, फूड फिर एनिमल यूज कर लेते हैं, एनिमल और प्लांट मरते हैं तो डिकम्पोजर यूज कर लेते हैं, और ओवरऑल यहां पे कुछ ना कुछ फंक्शन चलता ही रहता है। ठीक है, तो एनर्जी फ्लो लगातार, पहले सनलाइट की एनर्जी प्लांट में आएगी, प्लांट की एनिमल में आएगी, एनिमल की डिकम्पोजर में जाएगी। इस तरह से यहां एनर्जी का फ्लो होते रहना बहुत जरूरी है। तीसरा, यहां पे रिसाइकलिंग होना बहुत जरूरी है। रिसाइकलिंग ऑफ जो भी है, वाटर की हम बात करेंगे, हम मिनरल्स की बात करेंगे, इनका रिसाइकलिंग होना बहुत जरूरी है। अगर ये रिसाइकलिंग नहीं होगा तो उस इकोसिस्टम में कुछ चीज की कमी आ जाएगी, वो फिर कैसे उपलब्ध हो पाएगी। मान लीजिए यहां पर नाइट्रोजन की कमी आ गई तो प्लांट फूड नहीं बना पाएंगे, प्लांट फूड नहीं बनाएंगे तो एनिमल को फूड नहीं मिलेगा, प्लांट एनिमल दोनों मर जाएंगे तो डिकम्पोजर भी मर जाएंगे, और यहां पर कुछ फंक्शन होना बंद हो जाएगा। तो जरूरी है कि वहां पर लगातार जो मिनरल्स जो अभी प्लांट के अंदर आए, एनिमल के अंदर आए, वो वापस से दोबारा सॉइल में आना चाहिए, सॉइल से आए घूम फिर के वापस सॉइल में आना चाहिए,
पानी की बात करें तो पानी अगर एटमॉस्फेयर में जा रहा है तो फिर से वापस जमीन पे आना चाहिए। ये रिसाइकलिंग होते रहना बहुत जरूरी है, तभी इकोसिस्टम वर्किंग कंडीशन में बना रहता है। तो प्रोडक्शन होना चाहिए, एनर्जी का फ्लो होते रहना चाहिए और वहां मिनरल्स लगातार रिसाइकलिंग करना चाहिए। ये हमारा इकोसिस्टम होता है। इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट हैं, बायोटिक और एबायोटिक। ठीक है, इनके बीच में लगातार इंटरेक्शन हो रहा है। ये क्या क्या काम हो रहा है यही समझना तो इकोलॉजी है। क्या ये प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, एनर्जी का फ्लो कैसे हो रहा है, रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल्स कैसे हो रहा है, यही हमारा इकोलॉजी इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम हमारी अर्थ पर दो तरह के पाए जाते हैं। अगर हम बात करें टाइप ऑफ इकोसिस्टम, अगर हम बात करें टाइप ऑफ इकोसिस्टम, तो ये कितने तरह के हैं? दो तरह के हैं। ऐसे इकोसिस्टम जो जमीन पर मिलते हैं उनको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। और ऐसे इकोसिस्टम जो पानी में पाए जाते हैं उनको बोलते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम। अगर मैं बात करूं कि एक पॉन्ड के अंदर लगातार लिविंग्स और नॉन लिविंग्स इंटरेक्ट कर रहे हैं पॉन्ड के अंदर, तो वो आपका एक्वेटिक इकोसिस्टम में आएगा। एक पॉन्ड में बहुत सारे एल्गी हैं, फिश हैं, पानी है, सनलाइट है, टेम्परेचर है, वो लगातार आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। कोई इस तालाब में खाना बना रहा है, कोई तालाब के अंदर खाना खा रहा है, कोई डिकम्पोज कर रहा है और लगातार मिनरल्स रिसाइकलिंग हो रहे हैं। ये काम इस एरिया में चल रहा है, इसलिए इस एरिया को हम इकोसिस्टम बोलेंगे। चूंकि ये एरिया पानी में है इसलिए इसको हम एक्वेटिक इकोसिस्टम कहेंगे। ठीक ऐसे ही अगर जमीन के ऊपर कोई इकोसिस्टम है, जैसे फॉरेस्ट की हम बात करेंगे, फॉरेस्ट में यहाँ पे क्या है, प्लांट खाना बना रहे हैं, एनिमल खाना खा रहे हैं, डिकम्पोजर उसको रिसाइकलिंग कर रहे हैं, तो ये एरिया में लगातार काम चल रहा है। इसका मतलब ये एक इकोसिस्टम है। लिविंग्स और नॉन लिविंग्स लगातार इंटरेक्ट कर रहे हैं और ये चूंकि जमीन पर है इसलिए ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कहलाएगा। मुझे लग रहा है आपको टाइप ऑफ इकोसिस्टम समझ में आया। देयर आर टू टाइप ऑफ इकोसिस्टम, वन आर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड अनदर आर एक्वेटिक इकोसिस्टम। अब चाहे हम टेरेस्ट्रियल की बात करें या एक्वेटिक की बात करें, हर इकोसिस्टम भी दो टाइप का होता है। ये टेरेस्ट्रियल की अगर हम बात करें तो ये भी दो तरह का है और एक्वेटिक की बात करें तो ये भी दो तरह का है। क्या है वो थोड़ा जानिए। एक्वेटिक इकोसिस्टम अगर नेचर ने बनाया, वो प्रकृति ने अगर उसको अपने आप बनाया है तो वो कहलाएगा नेचुरल एक्वेटिक इकोसिस्टम। अगर नेचर के द्वारा बनाया गया है, जैसे कोई रिवर है, कोई समुद्र है, हाँ, और ये जो है ये ऐसे एक्वेटिक इकोसिस्टम है जिनको नेचर ने बनाया, इसलिए ये कहलाएंगे नेचुरल इकोसिस्टम। और मान लीजिए कोई ऐसा इकोसिस्टम है जिसे खुद ह्यूमन बींग्स ने बनाया, ह्यूमन बींग्स ने बनाया, और वो कहलाएगा आपका मैन मेड इकोसिस्टम, या उसे हम बोलेंगे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, मैन मेड या आर्टिफिशियल, ये है नेचुरल। अब मैन मेड में क्या है, एक्वेटिक में सपोज आपने एक एक्वेरियम बनाया है, एक एक्वेरियम बनाया जिसमें आपने कुछ छोटी छोटी मछलियों को डाला है, छोटे छोटे पौधे आपने लगाए हैं, तो वो आपके द्वारा तैयार किया गया इकोसिस्टम है जिसमें कुछ काम चल रहा है, वो मैन मेड है। आपने कोई कैनाल बनाया, आपने कोई डैम बना दिया, तो ये क्या है, डैम और कैनाल, ये ऐसा एरिया है, ऐसी जगह है जिसको ह्यूमन बींग्स के एफर्ट के द्वारा डेवलप किया गया है, तो ये आपका मैन मेड इकोसिस्टम कहलाएगा। ऐसे ही टेरेस्ट्रियल की बात करें तो जो जंगल है, फॉरेस्ट है,
ग्रास लैंड है, कोई घास वाला मैदान है, तो वो आपका नेचुरल है। और अगर आपने एग्रीकल्चर लैंड में एक पर्टिकुलर कोई क्रॉप को आपने लगाया है, एग्रीकल्चर फील्ड की आप बात करते हैं, या कोई एक पार्क की बात करते हैं, या कोई गार्डन की बात करते हैं, तो ये मैन मेड है जिसे हमने बनाया और हमारे हिसाब से यहां पर काम चल रहा है लिविंग्स और नॉन लिविंग्स का। तो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो इकोसिस्टम जो होता है वो दो तरह का हो गया हमारा। पहला हो गया टेरेस्ट्रियल और दूसरा हो गया एक्वेटिक। ये तो हो गया कि वो आखिर किस जगह है। टेरेस्ट्रियल में भी एक हो गया नेचुरल और एक हो गया मैन मेड या आर्टिफिशियल। ठीक ऐसे ही एक्वेटिक भी नेचुरल हो जाएगा और आर्टिफिशियल हो जाएगा। तो ये आपके इकोसिस्टम के अलग अलग टाइप थे, इनके मैंने कंपोनेंट आपको बताए। इस हर एक इलाके में, हर एक जगह में, चाहे वो एग्रीकल्चर लैंड है, चाहे वो बहुत बड़ा जंगल है, चाहे वो एक छोटा सा एक्वेरियम है, चाहे वो बहुत बड़ा समुद्र है, हर एक जगह अपने आप में एक इकोसिस्टम है, क्योंकि वहां पर लिविंग्स और नॉन लिविंग्स लगातार इंटरेक्ट कर रहे हैं। वहां पर कोई खाना बना रहा है, कोई खाना खा रहा है, कोई डिकम्पोज कर रहा है, ये काम लगातार चल रहे हैं, इसलिए वो एक इकोसिस्टम कहलाएगा। मैंने बताया ना कि इकोसिस्टम का साइज बहुत छोटा भी हो सकता है और इकोसिस्टम का साइज बहुत बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। अब देखिए एक थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है। हमारे सराउंडिंग में बहुत सारी यूजफुल चीजें मौजूद हैं। हमारे सराउंडिंग में, हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारी यूजफुल चीज मौजूद हैं। और जब हम इन यूजफुल थिंग्स का उपयोग करते हैं, जब हम इनको यूज करते हैं यूजफुल थिंग्स का, तो कुछ ना कुछ वेस्टेज बनता है, कुछ ना कुछ वेस्टेज कचरा बच जाता है, जिसे हम हमारे एनवायरनमेंट में ही फेंक देते हैं और वो हमारे एनवायरनमेंट को गंदा करता है, पॉल्यूट करता है। तो हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही वेस्टेज की कि आखिर ये वेस्टेज क्या है और किस तरह के होते हैं और हमें इनका क्या करना चाहिए, आखिर इनको क्या करना चाहिए, ये हम बात करेंगे इस टॉपिक में। तो सबसे पहले देखते हैं टाइप ऑफ वेस्टेज। जो वेस्टेज हम प्रोड्यूस करते हैं, ह्यूमन बींग्स अपने लिए बहुत सारी चीजों को लगातार इस्तेमाल करता है और कुछ ना कुछ कचरा बनता है। तो वो जो वेस्टेज है वो दो तरह का होता है। अगर हम वेस्टेज की बात करें तो वेस्टेज कितने टाइप का होता है? दो तरह का होता है। पहला वेस्टेज होता है बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल, और दूसरा होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। देखिए बहुत सिंपल है, आपको समझना है। डिग्रेडेबल का मतलब है डिकम्पोज होना, डिकम्पोज होना मतलब वो रिसाइकलिंग हो रहा है। कोई भी जो कचरा आपने जो प्रोड्यूस किया है, जिसे आपने एनवायरनमेंट में फेंक दिया, अगर कोई बायोलॉजिकल लाइफ उस वेस्टेज को इस्तेमाल करे अपने लिए और उसे डिकम्पोज कर दे, वापस एनवायरनमेंट में मिक्स कर दे, ऐसी कोई भी कचरा जो वापस एनवायरनमेंट में मिक्स हो जाता है, खत्म हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, वो कहलाएगा बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज। वो क्या कहलाएगा? बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज। जैसे आपने सब्जी काट के कचरा फेंक दिया बाहर, तो सब्जी के जो टुकड़े आपने बाहर फेंके, कोई ना कोई बैक्टीरिया या वायरस उनको धीरे 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 खा जाएगा, खत्म कर देगा। और जहां पर आपने आज कचरा फेंका, 4-5 दिन के बाद आप जाएंगे तो वहां कुछ भी नहीं बचेगा, वो मिट्टी में मिक्स हो गया, हवा की चीज हवा में चली गई, पानी की चीज पानी में हो गई,
और सॉइल के मिनरल्स वाले मिनरल्स में आ गए। तो फाइनली वो डिकम्पोज हो गया, वो अपने आप साफ होता रहता है, उसका क्लीनिंग करते रहते हैं हमारे डिकम्पोजर। जो वहां बैक्टीरिया है, जो वहां फंगस है, वो अपने आप बायोलॉजिकल एक्टिविटी से इनको डिकम्पोज किया जा सकता है, इसलिए ये बायोडिग्रेडेबल कहलाएंगे। कुछ ऐसा वेस्टेज होता है जिसे कोई भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी खत्म नहीं कर पाती। कोई भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो है वो इसको अगर खत्म नहीं कर पाती और वो कचरा जैसा हमने फेंका बहुत लंबे समय तक भी वो ऐसा ही पड़ा रहता है, तो वो वेस्टेज आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल कहलाएगा। अब हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की। देखिए, बायोडिग्रेडेबल जो वेस्टेज होते हैं, बायोडिग्रेडेबल जो वेस्टेज हैं, सबसे पहले आप यही समझ लीजिए कि ये वो वेस्टेज हैं जो किसी लिविंग्स के द्वारा प्रोड्यूस किए गए हैं, लिविंग्स की बॉडी के द्वारा ये प्रोड्यूस किए गए हैं। जैसे लीव्स हो गई, स्टेम हो गया, कोई डेड बॉडी हो गई, हाँ, कोई आपका वेजिटेबल्स हो गया, न्यूज़पेपर हो गया। न्यूज़पेपर को किस चीज से तैयार करते हैं बताओ तो? प्लांट से ही तो तैयार करते हैं। एक लिविंग बॉडी से अगर कोई कचरा तैयार हुआ, सभी चीज लिविंग बॉडी से तैयार हो रही है, ध्यान देना। लेदर हो गया, लेदर एनिमल की बॉडी से मिला लेदर, न्यूज़पेपर प्लांट के पल्प से बना, वेजिटेबल प्लांट से मिला, डेड बॉडी कोई एनिमल की हो गई, गोबर हो गया, मान लीजिए गाय का गोबर हो गया। गोबर क्या है? एक लिविंग बॉडी ने तैयार किया। लीव्स है वो पेड़ ने तैयार किए, स्टेम है वो पेड़ ने तैयार किए। जो लिविंग बॉडी के द्वारा प्रोड्यूस किए गए मटेरियल हैं वो सब के सब बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जितना भी लिविंग मटेरियल है ये सब ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। ऑर्गेनिक मटेरियल जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। और इन ऑर्गेनिक मटेरियल को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स होते हैं हमारे बैक्टीरिया और फंगस के पास। बैक्टीरिया और फंगस के पास कुछ एंजाइम्स होते हैं जिनकी मदद से ये इस ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पास किसी चीज को तोड़ने के एंजाइम अगर हैं तो वो बायोडिग्रेडेबल कहलाएगा। और किसी चीज के एंजाइम्स ही नहीं है, मान लीजिए हमारे बैक्टीरिया फंगस के पास, तो वो चीज हमेशा पड़ी रहेगी नेचर में। जैसे कि प्लास्टिक, हाँ, प्लास्टिक क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल। प्लास्टिक क्या हो जाएगा? नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। और क्या हो सकता है? ग्लास, कांच का कोई भी बर्तन, हाँ। और यहां पे मैं बात करता हूं कुछ मेटल। ये तीन चीज से मिलकर अगर कोई भी चीज बनी है जिसमें प्लास्टिक का इस्तेमाल हुआ, जिसमें कांच का इस्तेमाल हुआ, जिसमें किसी मेटल का इस्तेमाल हुआ, तो इनको बायोलॉजिकल प्रोसेस से इनको डिकम्पोज नहीं किया जा सकता। हालांकि फिजिकल और केमिकल प्रोसेस से कुछ कर सकते हैं, इनको चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाइड करेंगे, बट बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी से बैक्टीरिया और फंगस के द्वारा इनका कुछ भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनको डाइजेस्ट करने के कोई भी एंजाइम्स हमारे डिकम्पोजर्स के पास नहीं होते। इवन किसी भी लिविंग्स के पास ऐसे एंजाइम नहीं है जो प्लास्टिक को डिकम्पोज कर दें, जो ग्लास को डिकम्पोज कर दें, जो मेटल को डिकम्पोज कर दें। तो इन मटेरियल से बना हुआ कोई भी वेस्टेज वो आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल कहलाएगा। अगर यहां पर मैं आपसे कुछ 4-5 नाम लिखूं
तो आपसे सवाल पूछा जाता है कि आइडेंटिफाई करो इनमें से डिग्रेडेबल कौन है और नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन है। सपोज यहां पे मैंने लिखा एक मैंने लिखा पेपर कप, पेपर कप। एक मैंने लिखा पेप्सी कैन, पेप्सी कैन। एक मैंने लिखा लेदर बेल्ट, लेदर बेल्ट। हाँ, एक मैंने लिखा मान लीजिए गोबर, ठीक है, गोबर ही लिख दिया, डंग बोलते हैं, डंग, गोबर। और मैंने लिखा यहां पर कॉटन बैग, कॉटन बैग। हाँ, और मैंने लिखा पॉलीथीन बैग, पॉलीथीन बैग। और मैंने लिखा यहां पर मान लीजिए क्या लिखे, चलिए इसमें लिखा न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर। अब हमको इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल दिए और हमसे पूछा इनमें से बायोडिग्रेडेबल को पहचानो और नॉन बायोडिग्रेडेबल को पहचानो। तो देखिए मैंने आपको सिंपल तरीका बताया, जहां पर प्लास्टिक है, जहां पर ग्लास है, जहां पर मेटल है, उनको आप बोलना है नॉन बायोडिग्रेडेबल। और जो लिविंग्स के द्वारा तैयार किए गए या तो प्लांट के प्रोडक्ट हैं या एनिमल के प्रोडक्ट हैं, अगर ये प्रोडक्ट हैं तो वो होंगे बायोडिग्रेडेबल, और अगर इनके प्रोडक्ट हैं तो होंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो चलिए यहां पर छांटते हैं क्या क्या चीज है। सबसे पहले बात करते हैं पेपर कप। तो पेपर कप क्या होगा बताइए, पेपर है तो पेपर का बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल, बिल्कुल बायोडिग्रेडेबल होगा, क्योंकि पेपर, पेपर बनता है प्लांट से, मतलब वो प्लांट का प्रोडक्ट है, इसलिए वो हो जाएगा बायोडिग्रेडेबल। चलिए मैंने इसको ब्लू लाइन से सर्कल कर दिया, बायोडिग्रेडेबल को ब्लू से सर्कल कर रहे हैं। पेप्सी क्या हो जाएगी, पेप्सी कैन, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये मेटल हो जाएगा। नॉन मेटल मतलब मैं इसको सर्कल नहीं करता, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल हो जाएगा। लेदर की बेल्ट क्या है, किसी जानवर की स्किन से तैयार किया गया है, लिविंग, बिल्कुल किसी जानवर की स्किन से तैयार किया, इसका मतलब ये आपका बायोडिग्रेडेबल हो जाएगा। गोबर क्या है, वो एक लिविंग्स के द्वारा तैयार किया गया है, ये बायोडिग्रेडेबल हो जाएगा। कॉटन बैग क्या है, कॉटन मतलब रुई, ये प्लांट के द्वारा बायोडिग्रेडेबल, तैयार किया, ये बायोडिग्रेडेबल हो जाएगा। पॉलीथीन बैग क्या है, नॉन ये बायोडिग्रेडेबल, प्लास्टिक है एक तरह से, ये फैक्ट्री में नॉन बनाया बायोडिग्रेडेबल, गया, ये लिविंग्स ने नहीं बनाया पॉलीथीन, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। और न्यूज़पेपर प्लांट ने तैयार किया, प्लांट का जूस, इसलिए ये बायोडिग्रेडेबल होगा। तो इस तरह से एक 2 नंबर का क्वेश्चन क्लास 10th में आता है जनरली, और उसमें ये पूछा जाता है कि बच्चों को ये नॉलेज है कि नहीं कि बायोडिग्रेडेबल कौन सा है और नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन सा है। ध्यान देना, बायोलॉजिकल एक्टिविटी से डिकम्पोज होना चाहिए, और बायोलॉजिकल एक्टिविटी केवल उसी को डिकम्पोज कर सकती है जिसके एंजाइम्स उसके पास होते हैं। हर चीज को हम नहीं डाइजेस्ट कर सकते। हम प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सकते हैं, हम कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर सकते हैं, हम फैट को डाइजेस्ट कर सकते हैं, हम न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन पॉलीथीन को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। एंजाइम्स होना चाहिए। अगर कोई ऐसा जीन हमको मिल जाए जो पॉलीथीन को भी डाइजेस्ट कर दे, तो हमारी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हम ऐसे बैक्टीरिया तैयार कर देंगे लैब में जो पॉलीथीन को खाते हों, लेकिन अभी तक ऐसा संभव नहीं हो पाया है। कांच का कोई भी बर्तन जब टूटता है, हम उसको फेंक देते हैं, वो टुकड़ा अनलिमिटेड टाइम तक जमीन में ऐसा ही पड़ा रहता है और हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करता है, गंदा करता है। जिस जगह पर पॉलीथीन और ग्लास या प्लास्टिक इकट्ठा हो जाता है, वहां पर प्लांट भी ग्रो